नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल स्टडी बुक पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बड़े ही वेल नोन प्रख्यात वेस्टर्न थिंकर के बारे में जिनका नाम हाना अरेंट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। दोस्तों, ये प्रमुखतः सभी बच्चे जो कि बीए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, या मास्टर्स कर रहे हैं, या आगे चल के नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये टॉपिक उपयोगी होगा, काम के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अना अरेंट ये एक फीमेल थिंकर है। एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में एक अकेली फीमेल थिंकर है। और इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती हैं इस तैयारी के लिए। तो दोस्तों, इस सिग्निफिकेंस क्या है इस टॉपिक का, कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट की तैयारी में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर कई सवाल जो है आते हैं। 6 से 8 सवाल तक इससे आ जाते हैं, जो कि 14 से 15 नंबर स्कोर करता है। इन यूपीएससी मेंस पेपर में उसमें भी पॉलिटिकल साइंस के जो है सेक्शन ए में इसका है पार्ट 1, और सेक्शन ए में, और स्टेट एग्जाम में भी जो इसको ऑप्शनल के तरीके से चूज करते हैं उन सभी लोगों के लिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं इनके बहुत ही शुरुआती दिनों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शी वॉज अ पॉलिटिकल फिलोसफर, ऑथर एंड होलोकॉस्ट सर्वाइवर। Hannah Arendt was born in London, which later became a district of Hanover, Germany in 1906, to a Jewish family। दोस्तों, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, एक जूइश फैमिली में हुआ था, और जिस वक्त ये बड़ी हो रही थी उस वक्त इन्होंने नाजीज गवर्नमेंट के जो रिजीम थे उसको बहुत ही नज़दीक से देखा था, उसके अत्याचारों को और उसमें हो रही जातियों को बहुत ही नज़दीक से देखा और समझा था। तो दोस्तों, जिस वजह से इनको माइग्रेट करके यूएसए में जाना पड़ा, और वहाँ पर जाकर ही लेटर जब ये आने वाले अपने जो उनका आगे का जो समय था उस वहाँ पर ये इंटेलेक्चुअल सर्किल का हिस्सा अपने आप को बनाने में सफल हो पाई, कामयाब हो पाई। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है, इन 1914 सी माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट एंड सून बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइवली इंटेलेक्चुअल सर्किल इन न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। तो और उसके बाद ही अपनी मृत्यु के समय तक, अपने लास्ट समय तक अमेरिका में बड़ी बड़ी एकेडमिक पोजीशंस पर इन्होंने काम किया। Until her death in 1975, she held a number of academic positions at various American universities। जो इनकी पावर है और ओरिजिनलिटी है ओवर थिंकिंग, जो उनकी विचारधारा की जो ओरिजिनलिटी और पावर है, वो उनके वर्कों में, उनके कामों में, उनकी किताबों में, उनकी जो कार्यशैली उसमें साफ साफ झलकता है। उन्होंने कई लेख लिखे, कई जीवन काल में कई किताबें और कई लेख ऐसे लिखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसे कि इनका बड़ा ही प्रख्यात किताब, जो कि पहला है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन, सेकंड है ह्यूमन कंडीशन, थर्ड इचमैन इन जेरूसलम, फोर्थ ऑन रेवोल्यूशन, द लाइफ ऑफ द माइंड, सिक्स्थ ऑन वायलेंस, सेवेंथ ऑन क्राइसिस ऑफ रिपब्लिक, एक्सेट्रा। दोस्तों, ये सभी इनकी किताबों के नाम हैं। पर दोस्तों, आज हम विशेषकर दो पुस्तकों के बारे में इनके जानेंगे, जो कि पहली किताब है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड सेकंड बुक है द ह्यूमन कंडीशन। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे चलते हैं और देखते हैं पहली किताब के बारे में। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब दोस्तों होता है हिंदी में सर्वसत्तावादी सरकार। एक ऐसी सरकार जिसमें कि जो सारी पार्टी जो सारी सत्ता है, जो सारी अथॉरिटी है, वो केवल और केवल एक ही किसी पार्टी के हाथ में है, या एक ही किसी ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में है, जिसमें अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें कोई भी अपोजिशन में नहीं है, और सारी अथॉरिटेटिव पावर एक इंसान एंजॉय करता है, जिसको हिंदी में आपको ऐसे बताया कि सर्वाधिकारवाद की सरकार या सर्वसत्तावादी सरकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, किताब जो है पब्लिश हुई थी 1951 में। इट वाज अ स्टडी ऑफ नाजी एंड स्टालिनिस्ट रिजीम्स दैट जनरेटेड अ वाइड रेंजिंग डिबेट्स ऑन द नेचर एंड द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द टोटलिटेरियन फिनोमिनन। दोस्तों, इस बुक में अन्ना अरेंट ने बड़ी ही नज़दीकी के साथ जो है इन सब चीज़ों पर, सर्वसत्तावादी विचारधारा पर और सरकारों पर बहुत नज़दीक से चर्चा की है। और आगे आप देख पा रहे होंगे, इस कोटेशन में लिखा हुआ, फ्रीडम इज फ्रेगाइल व्हेन डेमोजियस स्पीक्स एंड अदर स्टार्ट्स फॉलोइंग देम, इट इज़ वाइट टू पे अटेंशन। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि एक आज़ादी बहुत ही नाजुक और बहुत ही आसानी से टूट जाने वाली चीज़ होती है, और ख़त्म होने इसलिए ऐसा नेता जो कि फास्ट क्लेम्स करता है, झूठे वादे करता है, झूठी आपके लिए आपसे वादे कर करके ताकि वो पावर में बना रह सके, और दूसरे उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और समझदारी इसी में है कि अपनी जो रेशनल विचारधारा है, अपनी जो तार्किक विचारधारा है, उससे काम लिया जाए ताकि हमारी फ्रीडम प्रोटेक्टेड रहे।
दोस्तों फ्रीडम जो है ये सब रेवोल्यूशंस के थ्रू आई हैं। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे, उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट आए। अमेरिकन रेवोल्यूशन देखेंगे, वहाँ पर पार्लियामेंट और बाकी सारी चीज़ें आई, रेवोल्यूशन से ही आई जो आज़ादी है जिसकी वो बात करते हैं आज। ये किताब है इनकी द ह्यूमन कंडीशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1958 में। ये किताब वॉज एन ओरिजिनल ई फिलोसफिकल स्टडीज दैट इन्वेस्टिगेटेड द फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ द वीटा एक्टिवा। तो दोस्तों जानते हैं वीटा एक्टिवा क्या है। उससे पहले हम थर्ड पॉइंट रीड कर लेते हैं। दिस बुक डिवाइड्स द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक इज वीटा एक्टिवा इनटू थ्री डिस्टिंक्ट फंक्शंस। तो दोस्तों यहाँ वीटा एक्टिवा की बात हो रही है। वीटा एक्टिवा शब्द जो है आना अरेंट की थ्योरी ऑफ एक्शन से आया है, जिसमें कि वो थ्योरी ऑफ एक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक वीटा कंटेम्पटिव और दूसरा वीटा एक्टिवा। तो दोस्तों वीटा एक्टिवा को भी इन्होंने आगे चल के फर्दर तीन विभागों में बांटा है, जो कि जैसे कि जो कि पहला है लेबर, सेकंड है वर्क, तीसरा है एक्शन। ये आप अगली स्लाइड में देख, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीटा एक्टिवा को भी तीन विभागों में बांटा गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है लेबर। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लेबर, एनिमल लेबर, जिसमें की बात चर्चा की गई ऐसे सारे बायोलॉजिकल नीड्स वाले काम, जैसे कि यूरिनेट करना, एक्सक्रीट करना, अपना सुबह नाश्ता करना, खाना खाना, ये सब लेबर में आ जाता है। सेकंड जो है वो है वर्क। वर्क को होमोफेवर भी कहा गया है, मतलब जिसका मतलब ये है कि जो जो काम, जैसे कि जो सिविलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, अपने इकोनॉमिकली अपने आप को मेंटेन करने के लिए हम सर्विस में हैं, बिजनेस में हैं, किसी भी तरीके के काम जो है वो सब वर्क में आ जाता है। जो तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्शन। तो उसमें क्या है, इसको ये लोक कार्यों की बात करता है, यानी कि जो बाकियों के साथ मिलकर जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन है वो अकेले नहीं करता, वो बाकियों के साथ मिलकर किया जाता है। वो कोई भी जैसे कि आप कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट में आपको भागीदारी दिखानी है, तो वो उसमें आपको एक्शन ही लेना पड़ेगा, मतलब उसके बिना आपको नहीं हो सकता। जैसे कि कहा जाता है जैसे कि अना अरेंट का मानना था कि जो पीपल है व्हेन डेनाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट डिकेस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। यही सब चीज़ें कोई बात वो इसमें थर्ड पॉइंट जो है एक्शन में करती हैं। इसके आगे देख लेते हैं दोस्तों। अ, फिर बात करते हैं उनके जो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी में क्या है कि अना अरेंट कहती है मॉडर्निटी इज द एज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनुमलेस लेबर रेदर देन पॉलिटिक्स एंड एक्शन। सेकंड पॉइंट ये है कि मॉडर्निटी इज एन एज इन विच टोटलिटेरियन इज्म का मतलब हुआ यहाँ पर दोस्तों वाद से, विचारधारा से, इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड टेरर ऑफ टेरर एंड वायलेंस। तीसरा पॉइंट ये है कि विद द राइज ऑफ सोशल एवरीबॉडी हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। जैसे जैसे समाज की संरचना आगे बढ़ती चली जा रही, डेवलप होते जा रहा है समाज, उसमें क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, एज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, लेन देन के माध्यम से। लेकिन वो टोटलिटेरियन फोर्सेस हैज ट्रांसफॉर्म क्लासेस इनटू मासेस। लेकिन क्या किया है, जो सत्तावादी जो फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया है, जो क्लासेस हैं उनको मासेस में कन्वर्ट कर दिया, क्लासेस को, है ना, क्लासेस को इनको मासेस में कन्वर्ट कर दिया, वेयर प्रोपोगंडा ने रिप्लेस कर लिया नेचुरल लर्निंग को एंड नेचुरल हिस्ट्री। मतलब जहां प्रोपोगंडा ने नेचुरल लर्निंग और नेचुरल हिस्ट्री को रिप्लेस कर दिया है, और जबकि जो टेरर है वो टूल ऑफ एक्शन बन गया है। यानी कि टेरर का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप तालिबान देख रहे हैं, तालिबान क्या है, टूल ऑफ, मतलब टेरर से ही तो उन्होंने अपनी सत्ता को काबिज किया है। आगे रेलिवेंसी क्या है इसकी, सी बिलीव दैट, आना रैंड का यहाँ का ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ आना रैंड ऐसा मानती है कि इंसान को रेशनल होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। यानी कि जो वो जो वीटा एक्टिवा में थर्ड वाला पॉइंट है एक्शन वाला, उसकी बात कर रही है वो, कि मैन शुड बी रेशनल एंड एक्टिव एट द सेम टाइम। उसके आगे वो कहती हैं हर थ्योरी ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इज यूनिवर्सल। ये जो विचारधारा है सर्वसत्तावाद की विचारधारा जो है, ये यूनिवर्सल है, केवल जर्मनी भर से लिमिटेड नहीं है। जैसे कि आज आप देखो तालिबान की जो अफगानिस्तान में तालिबान की जो सत्ता है वो कैसी है, सरसत्तावाद की सत्ता है उसमें। और आप चाइना में देख लीजिए, चाइना में आज जो पीआरसी की हालत है वो क्या है, वो भी एक तरीके से आप देखें तो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है। वहां पर जहां पर ह्यूमन राइट्स को और उन सब चीजों को पीछे कर दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्राइवेट स्पेयर। अना अरेंट मानती है कि पॉलिटिक्स जो है कोई प्राइवेट स्पेयर नहीं। जैसे कि मैंने उनके कोटेशन पहले ही बोला आपसे कि व्हेन पीपल डिनाइज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट टिकेस। जैसे जैसे पॉलिटिक्स में लोग पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका क्या होगा, फिर वो कैसे चलेंगे, कैसे सुचारू रूप से कैसे काम कर सकेंगे।
जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इलेक्शन वाले दिन जो है उसको पिकनिक डे मना के तो घूमने निकल जाते हैं, और वोटेज परसेंटेज जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि लोग उसको लेके सीरियस नहीं है, उसको लेके रेशनल नहीं हो। बहुत सारे लोग आज भी बोल देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स है ऐसा कुछ। तो उससे ये, जबकि जबकि पॉलिटिक्स जो है, जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज बन रही है, वो उनको हर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ों में, हर छोटी बड़ी चीज़ों में इफेक्ट करती है। गाड़ी के दाम से लेके, अनाज के दाम से लेके, फ्यूल का जो दाम है, हर चीज़ में इनको इफेक्ट करती हैं। आगे हम देखते हैं कि जो जैसे कि उनकी किताबें हैं, जो ये सब जो उनकी किताबें हैं सरसत्तावाद पर के ऊपर जो लिखी है, ह्यूमन कंडीशन पर जो लिखी है, जो क्रांति पर लिखी है, रेवोल्यूशन पर लिखी है, लाइफ ऑफ द माइंड पर लिखी है, ये सभी चीज़ें इस तरीके की बात ही करती हैं। तो शी प्रोवाइडेड सच फ्रेमवर्क इन हर बुक ऑन टोटलिटेरियनिज्म एंड वेंट on to develop a new set of philosophical categories that could illuminate the human condition and provide a fresh perspective on the nature of political life। ठीक है, तो दोस्तों हम उसके आगे का पॉइंट ये है कि अना अरेंट पॉलिटिकल थॉट कैन नॉट बी इन द सेंस बी आइडेंटिफाइड आइदर विद द लिबरल ट्रेडिशन और विद द क्लेम्स एडवांस बाय द नंबर ऑफ क्रिटिक्स। दोस्तों अना अरेंट के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी फीमेल थिंकर है, एक ऐसी फीमेल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है जो कि थिंकिंग विदाउट बैरियर्स में बिलीव करती थी, जो कि कभी प्लेटो की क्रिटिक हो जाती हैं, कभी एरिस्टोटल से सहमत हैं, कभी उनकी क्रिटिक कर रही हैं। मतलब ये मानती हैं कि हर, इन्होंने जो चीज़ें हैं जो उनको अच्छी लगी वो उन्होंने हर जगह से उठाई हैं, किसी बैरियर और किसी एक उसमें बिलीव नहीं करती हैं। उसके आगे इनके ऊपर एक कोटेशन लिखा है कि द आइडियल सब्जेक्ट ऑफ टोटलिटेरियन रूल इज नॉट द कन्विंस्ड नाजी और द डेडिकेटेड कम्युनिस्ट, बट पीपल फॉर हुम डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, ट्रू एंड फॉल्स एंड नो लैंगर एग्जिस्ट। यानी कि मतलब जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, फैक्ट और फिक्शन के बीच डिफरेंस जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, ट्रू और फॉल्स के बीच डिफरेंस जो कि बहुत समझना जरूरी है। लेकिन इस सरसत्तावादी रिजीम में क्या होता है, लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं, उनके बीच वो डिफरेंस को एकदम बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाता है, ऐसा उनको दिमाग में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक जो हमने अभी आपको जिसके ऊपर डिस्कस किया, जिस थिंकर के ऊपर डिस्कस किया, जिस बातों पे हमने आप डिस्कशन चल रहा था, उस पर आप देखेंगे सवाल भी आया है 2019 में, 2016 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, हालांकि और भी सवाल इसके ऊपर आए हैं। क्रिटिकली एग्जामिन अना अरेंड्स कंसेप्चुअल ट्रायल ऑफ लेबर वर्क एंड एक्शन। ठीक है, तो जो ये ट्री है, इसमें लेबर वर्क और एक्शन की बात करिए, बीटा एक्टिवा के अंदर जो आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना है। डिस्कस अनारेंट एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन द मॉडर्न टोटलिटेरियन रिजीम। ठीक है, आज के जो सरसत्तावादी रिजीम है उसमें उनकी अनारेंट की जो आइडियोलॉजी है उस पर डिस्कस करना है आपको। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टॉपिक खत्म। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। शेयर दिस योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो।